हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की क्लास 13 लेकर के आए हैं, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, अभिकरण की स्थापना। अभिकरण की स्थापना कैसे होती है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे एक एजेंसी की स्थापना की जाती है। आप चाहे एलएलबी के स्टूडेंट हो या बीएलएलबी के स्टूडेंट हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में एक एजेंसी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एजेंसी किसे कहते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकरण। अभिकरण किसे कहते हैं और इसकी स्थापना कैसे होती है, समझाइए। ठीक है, इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्लासेस ली है 11 और 12, जो कि एजेंसी के ही हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहां पर भी कवर कराया है। अच्छे से हम लोगों ने एजेंसी को समझाया। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उन क्लासेस को देख करके एजेंसी को पहले अच्छे से समझ लो, फिर आज की क्लास देखना। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सीधे मेथड पे डिस्कस करेंगे। क्या है एजेंसी, अभिकर्ता, एजेंट कौन होता है, मालिक कौन होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन तरीके से एजेंसी की स्थापना होती है। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है वो आपका है अभिव्यक्त प्राधिकरण के द्वारा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला तरीका आपका है अभिव्यक्त प्राधिकरण के द्वारा, यानी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी के द्वारा आपकी एजेंसी का क्रिएशन होता है। दूसरा तरीका है विवेचित प्राधिकरण के द्वारा। तीसरा आपका है अनुसमर्थन के द्वारा। और चौथा आपका है दृश्यमान प्राधिकरण के द्वारा। और पांचवा आपका है परिस्थितियों की आवश्यकताओं के द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिनसे आपकी एजेंसी की स्थापना होती है। ठीक है, आइए अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो पहला तरीका है एजेंसी की स्थापना का, वो है अभिव्यक्त प्राधिकार के द्वारा। यानी अभिव्यक्त प्राधिकार के द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है, जहां पर मालिक अभिकर्ता को बोल करके या लिख करके ये अधिकार देता है कि एजेंट जो है वो मालिक के बिहाफ पर थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, या कोई भी मालिक के बिहाफ पर कोई भी कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से भी एजेंसी की स्थापना होती है। और अभिकर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया गया है मालिक के बिहाफ पर, उन सभी के लिए मालिक यहाँ पे बाध्य होता है। अब इसका प्रावधान जो दिया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 186 में दिया गया है। इस धारा में क्या बताया गया है, मालिक के द्वारा अभिकर्ता को अभिव्यक्त प्राधिकार देकर अभिकरण का निर्माण किया जा सकता है, और यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो अथॉरिटी है अभिकर्ता को जो दी जा रही है, ये लिखित तौर पर भी दी जा सकती है और मौखिक तौर पर भी दी जा सकती है। इस प्रकार अभिकरण की संविदा के लिए किसी लिखित दस्तावेज का होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो लिखित तौर पर ही हो या उसके लिए एक लिखित दस्तावेज हो, तभी माना जाएगा कि एजेंट को अथॉरिटी है कि वो मालिक के बिहाफ पर कोई कार्य कर सकता है। उसको अगर मालिक ने बोल करके भी अथॉरिटी दी हुई है तब भी वो मानी जाएगी। जैसे ए नाम का व्यक्ति है और उसके जो है वो लखनऊ में रहता है और उसका दिल्ली में एक मकान है, ठीक है, जो भी उसने रेंट पे उठाया हुआ है। अब वहां पर वो बी को अपॉइंट कर सकता है एज अ एजेंट कि जो है तुम मुझे दिल्ली वाले मकान का हर महीने किराया वसूल करके, जितने भी किराएदार हैं उनसे वसूल करके दे दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने अथॉरिटी दी है मौखिक तौर पे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एजेंसी का क्रिएशन माना जाएगा, और ये एक्सप्रेस अथॉरिटी के द्वारा एजेंसी का क्रिएशन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। आमतौर पर मालिक एक स्पष्ट समझौता करके एक एजेंट की नियुक्ति करता है, और जब एक एजेंट की नियुक्ति एक लिखित समझौते या विलेख के द्वारा की जाती है तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, एक एजेंट को अपने मालिक की ओर से कार्य करने का अधिकार देती है। ठीक है, और पावर ऑफ अटर्नी को ही मुख्तारनामा भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एजेंट को लिखित तौर पर अथॉरिटी दी जाती है कि वो मालिक के बिहाफ पर कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, यानी जो पावर जो है मालिक को है वही पावर जो है एजेंट को मिल जाती है। ठीक है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर हो गया कि एजेंसी की स्थापना जो है अभिव्यक्त तौर पर लिखित या मौखिक तरीके से की जा सकती है। एजेंसी की स्थापना का दूसरा तरीका है विवेचित प्राधिकार के द्वारा, यानी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। यानी इसमें मालिक अभिकर्ता को बोल करके या लिख करके उसको ये पावर नहीं देता है, ये अधिकार नहीं देता है कि वो मालिक के बिहाफ पर कोई भी कार्य करे या कोई भी संविदा करे। इसमें मालिक के द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मालिक ने अभिकर्ता को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो मालिक के बिहाफ पर कोई कार्य कर सकता है, और इस तरीके से भी एजेंसी की स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर
का नाम का एक व्यक्ति है जो स्वयं कलकत्ता में रहता है और श्री रामपुर में उसकी एक दुकान है जिसका वो मालिक है। और यहाँ की जो दुकान है वो कभी कभी आता है, रोज नहीं आता है, जब कभी दुकान में आता है। और इस दुकान का जो देख रेख है, जो उसका प्रबंधन का कार्य है, वो पूरा जो है खा करता है, ठीक है। और वह दुकान के प्रयोजन के लिए का के नाम पर सामान जो है गा से मंगवाता भी है। जो भी दुकान में सामान घटता है तो वो गा नाम के व्यक्ति से मंगाता है और का की जानकारी से वो का के कोष से जो है पैसा भी देता है डेली। अब पैसा सामान मंगवाएगा तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो ये खा जो है ये का के ही जो भी कोष है जहाँ पैसा रखा जाता है उससे पैसे निकालता है और उसको गा को दे देता है, ठीक है। और खा दुकान के प्रयोजन के लिए का के नाम पर गा से वस्तुएं मंगाने का से विवेचित अधिकार रखता है। यानी यहाँ पर जो ये अधिकार उसको दिया, खा के पास जो अधिकार है कि वो का की दुकान में सामान रखवाता है, उस दुकान के लिए सामान मंगवाता है और फिर जो भी जहाँ से भी मंगवाता है उसको पैसा भी पे करता है, वो भी का के दुकान का जो पैसा है उसी से वो पे करता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है का को मालूम भी है। तो अब यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो खा है यहाँ पर वो का एक एजेंट के तौर पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो एजेंसी की स्थापना हुई है वो विवेचित प्राधिकार के द्वारा हुई है, ठीक है। स्थापना का तीसरा तरीका है अनुसमर्थन के द्वारा। अनुसमर्थन के द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा पश्चातवर्ती अनुसमर्थन के द्वारा। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, पश्चातवर्ती अनुसमर्थन यानी बाद में किसी काम को समर्थन देना, उसको स्वीकार करना, ठीक है। अब अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी की स्थापना कैसे होती है, जैसे कि सपोज जब कोई एजेंट बिना मालिक के परमिशन के, उसके बिना अधिकार के, बिना अनुमति के जब कोई उसके बिहाफ पर काम करता है, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, कोई संविदा कर लेता है, तो यहाँ पर अब मालिक के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो एजेंट के इस कार्य को मना कर दे कि मैंने तो तुमको नहीं कहा था ये काम करने के लिए, ठीक है, मुझे कुछ इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और या तो फिर वो इसके कार्य को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल्कुल उसी तरीके से माना जाएगा कि इसने जो है मालिक ने एजेंट को पहले अधिकार दिया था काम करने के लिए, यानी एजेंट के द्वारा ये जो भी कार्य किया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी अधिकार, जो भी दायित्व होंगे वो सारे मालिक के होंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी की विधि मान्यता के बारे में प्रावधान जो है धारा 196 से लेकर के धारा 200 तक दिए गए हैं। इसके बाद धारा 196 में अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। धारा 196 के अनुसार जहां की कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा, यानी एक व्यक्ति, यहाँ पे एजेंट की बात करी जा रही है, एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करी जा रही है, मालिक की बात करी जा रही है, जहां कि कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त का मतलब लिए, ठीक है, किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किए जाते हैं, वहां वह निर्वचित कर सकेगा। वह मतलब मालिक, वह निर्वचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या ना करे। यदि वह उन कार्यों का अनुसमर्थन करता है तो उन कार्यों के बिल्कुल वैसे ही परिणाम होंगे मानो वे उसके प्राधिकार से किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का ये व्यक्ति है और वो बी के बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी कार्य करता है, कोई भी संपत्ति को खरीदता है या बेचता है, किसके बिहाफ पर, बी के बिहाफ पर, ठीक है, उसके नाम पर ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन बी को ना इसकी जानकारी है और ना ही बी ने ए से ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। अब ये जब इसने ये काम कर लिया या जो भी ट्रांजैक्शन करना था वो कर लिया, तो यहाँ पर अब बी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ए के कार्य को मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या फिर उसको स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर बी ने ए के कार्य को स्वीकार कर लिया है तो बिल्कुल इसके वैसे ही परिणाम होंगे जैसे कि बी ने ए को अथॉरिटी दी हो कि तुम मेरे बिहाफ पर ये कार्य करो, ठीक है। यानी इस कार्य से जो भी अधिकार या दायित्व उत्पन्न होंगे उनसे जो है बी बाध्य होगा। अब यहाँ पर ये अगर एक्सेप्ट करता है तो इसको माना जाएगा कि अनुसमर्थन के द्वारा इनके बीच में एजेंसी की स्थापना हुई है, ठीक है। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये ए बन जाता है यहाँ पर एजेंट और बी बन जाता है यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मालिक बन जाता है, और ए ने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है वो आपका थर्ड पर्सन बन जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी की स्थापना कैसी होती है। अब यहाँ पे धारा 197 को भी याद कर लीजिए। धारा 197 में कहा गया है कि अनुसमर्थन अभिव्यक्त अथवा आचरण से विवेचित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अनुसमर्थन जो है बोल करके ही दिया जाए, ठीक है।
हो सकता है कि मालिक के द्वारा बोल करके तो कुछ ना कहा जाए, लेकिन जब वो एजेंट उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद के लाया था तो वहां पर उसको तो कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन वो सी नाम के व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के पैसे जो भी उसने खरीदा उसकी जो कीमत थी वो उसको अगर दे देता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि मालिक जो है, मालिक ने ऐसा आचरण किया है जिससे अनुमान हो रहा है कि उसने एजेंट के कार्य को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अनुसमर्थन बोल करके अभिव्यक्त तौर पर भी हो सकता है या फिर विवेचित तौर पर आचरण के द्वारा भी अनुसमर्थन दिया जा सकता है। क्लियर हो गया आपका? एक वैध अनुसमर्थन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी इनको मेंशन करिएगा, जिनमें पहला है एजेंट का मालिक के नाम या उसकी ओर से कार्य करना आवश्यक है। अनुसमर्थन के द्वारा एजेंसी की स्थापना तभी मानी जाएगी जब एजेंट ने मालिक के नाम पर या उसके बिहाफ पर उसने कोई काम किया हो। ठीक है, दूसरी शर्त है मालिक विद्यमान तथा संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो कि एजेंट किसी ऐसे मालिक के बिहाफ पर काम कर रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है या फिर वो सक्षम नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर एजेंसी की स्थापना नहीं होगी। एक वैध अनुसमर्थन के लिए जरूरी है कि मालिक जो है सक्षम हो, यानी वो वयस्क भी हो, पागल नहीं होना चाहिए और आपका दिवालिया भी नहीं हो। जैसा कि आप जानते हो एक एजेंट जो है वो माइनर चल जाएगा, लेकिन मालिक का जो है सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी लायबिलिटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की वो सारी जो है मालिक की ही होती हैं। ठीक है, और तीसरा जो आपका है आवश्यक शर्त वो है अनुसमर्थन केवल उन कार्यों का हो सकता है जो वैध है तथा जिनसे तीसरे पक्षकारों को क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, यानी ऐसा कोई कार्य जो अवैध है, यानी एजेंट ने ऐसा कोई काम किया है जो अवैध है या फिर उस कार्य से किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर मालिक जो है ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। अगर वो अनुसमर्थन करता भी है तो वो अवैध माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आवश्यक शर्त है किसी संव्यवहार के एक अपराधिकृत कार्य के एक भाग से अनुसमर्थन को पूरे संव्यवहार का अनुसमर्थन माना जाएगा। यानी मालिक ऐसा नहीं कर सकता है कि एजेंट के द्वारा ये जो बिना उसके अनुमति के कार्य किया गया उसके किसी एक भाग को ही अनुसमर्थन करे, बाकी को छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता भी है कि एजेंट के किसी एक कार्य के किसी एक भाग को ही वो एक्सेप्ट करता है, तो इससे माना जाएगा कि मालिक ने उसके पूरे इस कार्य को स्वीकार किया है, उसके इस पूरे ट्रांजैक्शन को उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यानी उसको पूरे एजेंट के द्वारा जो कार्य किया गया उसके पूरे कार्य को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको किसी एक भाग को नहीं स्वीकार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शर्त है अनुसमर्थन तथ्यों के पूर्ण ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। यानी जो मालिक कार्य को स्वीकार कर रहा है एजेंट के, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके जो क्या कार्य किया है, कैसा कार्य किया है, किसके साथ किया है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके आधार पर वो स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कर सकता है कि बिना जानकारी के स्वीकार कर दे। अगर वो बिना जानकारी के स्वीकार करता भी है, बाद में उसको कोई नुकसान होता है, तो वहां पर वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है। अगर उसने किसी कार्य का अनुसमर्थन किया है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसको इन तथ्यों की जानकारी थी। ठीक है, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आवश्यक शर्त है अनुसमर्थन युक्त समय के भीतर होना चाहिए। यहाँ पर यह भी जरूरी है एजेंसी की स्थापना का दृश्यमान प्राधिकार के द्वारा। दृश्यमान प्राधिकार क्या है, इसके द्वारा कैसे एजेंसी की स्थापना होती है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि दृश्यमान प्राधिकार होता क्या है। दृश्यमान प्राधिकार ये एजेंट का वह अधिकार है जो अन्य लोगों को प्रतीत होता है। ठीक है, यानी प्रतीत होता है, वास्तव में उसको कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, मालिक अपने शब्दों से या आचरण से ऐसा निष्कर्ष प्रकट कर सकता है कि एजेंट को अधिकार दिया गया है, जबकि वास्तव में उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसी अवस्था में यदि एजेंट बिना वास्तविक प्राधिकार के परंतु दृश्यमान अधिकार के अनुसार तीसरे पक्षकारों से संविदा करता है, तो मालिक उक्त तीसरे पक्षकारों के प्रति बाध्य होगा। याद रखिएगा कि कोई एजेंट स्वयं दृश्यमान प्राधिकार स्थापित नहीं कर सकता है, यह केवल मालिक के द्वारा ही स्थापित हो सकता है। तो क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों को कि दृश्यमान प्राधिकार क्या होता है। पहली चीज तो ये एजेंट का ऐसा अधिकार होता है जो लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास ये अधिकार है। ठीक है, वास्तव में उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि जो मालिक होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो ऐसा कुछ एक्शन करता है, ऐसा कुछ कहता है, ऐसा कोई आचरण करता है जिससे लोग ये मानने में मजबूर हो जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये इसका एजेंट है।
ठीक है। और ये समझ करके, मान करके, अगर इससे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी थर्ड पर्सन इस एजेंट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि ये भाई इसका एजेंट है, इसका सपोज इसको बी नाम मान लेते हैं, ठीक है, ये बी का एजेंट है, और ये समझ करके अगर थर्ड पर्सन ए से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बी जो है इनके इस कॉन्ट्रैक्ट से या इनके इस ट्रांजैक्शन से बाध्य होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि कोई भी एजेंट खुद से ये दृश्यमान प्राधिकार स्थापित नहीं कर सकता है, वो केवल तभी होगा जब मालिक के द्वारा ऐसा किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है, एक कैफे में बैठा हुआ है, वो जो है इससे सी से बात कर रहा है, ठीक है, सी से कह रहा है कि मैं जो है बी का एजेंट हूँ, मैं उसके बिहाफ पर काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है, उससे बात कर रहा है। और ये बी सुन भी रहा है कि एजेंट जो है उसके बारे में ऐसा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, उसको मना नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। अब यहाँ पर डी नाम का व्यक्ति है, वो ये भी देख रहा है कि ये जो बी है इस पे कुछ मना नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यानी उसको लग रहा है कि यानी ये जो ए है वो सच कह रहा है कि ये इसका एजेंट है और उसके बिहाफ पर ये काम करता है, उसके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है, ठीक है। तो अब ये समझ करके, अगर ये मान करके डी जो है अगर ए से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर बी जो है उसके लिए बाध्य होगा। बी मना नहीं कर सकता है कि जो ए है उसका एजेंट नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा आचरण किया है कि डी जो है इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया है कि ए जो है उसका एजेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक केस है, बहुत ज़्यादा केस नहीं लिए हैं, एक ही केस है, इसी को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है कि कम समझ में आ रहा होगा, बाकी अगर अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब केस को समझ लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस आपका है फ्रीमैन एंड लाकेयर वर्सेस बकहर्स्ट पार्क प्रॉपर्टीज लिमिटेड का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी के संस्था अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक प्रबंधक डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान था, और बिना नियुक्ति के एक व्यक्ति ने प्रबंधक डायरेक्टर की भांति कार्य किया तथा वादी, जो कि एक भवन का निर्माता था, से कंपनी के लिए कुछ कार्य करने को कहा। किसने कहा था? प्रबंधक डायरेक्टर ने कहा था, जो कि वास्तव में वो उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी उस कंपनी में एज अ प्रबंधक डायरेक्टर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक प्रबंधक डायरेक्टर की तरह कार्य कर रहा था, और उसने वादी से, जो कि भवन का निर्माण करने का काम करता था, उससे उसने कहा कि कंपनी में कुछ काम था, उसने उस कंपनी में काम करने को कहा और उसने किया भी। लेकिन बाद में उसने कंपनी के काम के लिए अपने दायित्व को स्वीकार नहीं किया, और उसने इस कार्य के लिए भुगतान करने से इस आधार पर मना कर दिया कि उसे कोई अधिकार नहीं था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी वो कंपनी के बिहाफ पर कोई कार्य करे, ठीक है, कंपनी के लिए कोई कार्य करवाए, और ये कहकर के उसने वादी को पैसा देने से मना कर दिया। परंतु कोर्ट ऑफ अपील ने कंपनी को उत्तरदायित्वाधीन घोषित किया, क्योंकि कंपनी ने उक्त व्यक्ति को प्रबंधक डायरेक्टर की भांति कार्य करने दिया था, अतः इस प्रकार उक्त व्यक्ति को दृश्यमान प्राधिकार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो मालिक के तौर पे काम कर रही थी, और ये जो आपका प्रबंधक डायरेक्टर है वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, और जो भवन निर्माण करने का कार्य कर रहा था वादी, वो यहाँ पर थर्ड पर्सन के तौर पे काम कर रहा था। तो यहाँ पर वास्तव में तो इस प्रबंधक डायरेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन जब ये वादी से काम करवा रहा था कंपनी का, तब कंपनी ने उसको मना नहीं किया, जिससे कि ये अनुमान लगाया गया कि प्रबंधक डायरेक्टर को ये अथॉरिटी है कि वो कंपनी के बिहाफ पर काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दृश्यमान प्राधिकार के द्वारा इनके बीच में एक एजेंसी की स्थापना हुई। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, दृश्यमान प्राधिकार के द्वारा संविदा की स्थापना के संबंध में जो सिद्धांत है, इसके संबंध में प्रावधान आपका दिया गया है संविदा अधिनियम की धारा 237 में दिया गया है। धारा 237 में क्या लिखा है कि जब एजेंट ने अपने मालिक के लिए प्राधिकार के बिना कार्य किए हैं या तीसरे व्यक्ति के प्रति आभार लिए हैं, तब मालिक यदि उसने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया है कि ऐसे कार्य और आभार उस एजेंट के प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर हैं, ऐसे कार्यों या आभारों से बाध्य है। तो इसका मतलब है कि जब एजेंट अपने मालिक के लिए उसके बिना प्राधिकार के कार्य करता है या थर्ड पर्सन के साथ कोई भी संविदा या कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तब मालिक यदि अपने शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा ऐसा कुछ करता है या थर्ड पर्सन को यह विश्वास करने पे मजबूर कर देता है
कि एजेंट के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है, यानी वो अपने उसको प्राधिकार है उसकी, वो ये कार्य कर सकता है। तो ऐसे कार्यों से या ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन व्यवहारों से मालिक जो है बाध्य होगा। इसके बाद पांचवा तरीका है एजेंसी की स्थापना का परिस्थितियों की आवश्यकता द्वारा, यानी आवश्यकता की एजेंसी तब उत्पन्न होती है जब संकटकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व होता है कि वह दूसरे की ओर से कार्य करे जिससे कि क्षति को बचाया जा सके, संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए या विधिक अथवा नैतिक उत्तरदायित्व के परिणाम स्वरूप आवश्यकता की एजेंसी उत्पन्न हो सकती है। यानी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए या कुछ बड़ी क्षति को रोकने के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करना जरूरी हो जाता है, जिसके द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति है, वो बी को 100 लीटर मिल्क देता है दूसरे शहर में ले जाने के लिए, ठीक है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो अगर वेट कर रहा है कि उसकी गाड़ी ठीक हो जाए और तब वो लेकर के जाए दूसरे शहर में, तब तक मिल्क ही खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद उसकी गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, ना ही ऐसा कुछ उम्मीद दिख रही है कि उसकी गाड़ी उस डेट में ठीक भी होगी। तो अब उसके पास सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अगर वो मिल्क को वेट कर रहा है, मतलब गाड़ी को वेट कर रहा है कि गाड़ी ठीक हो जाए तब वो दूसरे शहर में अच्छे दामों में बेचेगा, तो उसका मिल्क तब तक खराब हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो आसपास की दुकानों में बेच रहा है तो कम कीमत पर बिक रहा है, तो ऐसे में मालिक के नुकसान को बचाने के लिए अगर बी यहाँ आसपास की दुकान में सस्ते कीमत पर भी बेच देता है मिल्क को, तो जो मालिक है वो उसके कार्य से बाध्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में जो एजेंसी की स्थापना होगी वो परिस्थितियों की आवश्यकता के द्वारा इनके बीच में एजेंसी की स्थापना होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एजेंसी की स्थापना का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो भी जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग एजेंट के अधिकार और कर्तव्य को डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसका लिंक, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।